हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर बाय मनीष के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसे किया गया है। अर्थात क्षेत्र मतलब जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के आधार पर। जैसे जानेंगे जो प्राइमरी सेक्टर जो कृषक क्षेत्र बोलते हैं, कृषक अर्थव्यवस्था। फिर दूसरे जो सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं उसके हम बोलते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तीसरा जो है जिसे टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र से बोलेंगे सेवा अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। आखिरकार क्या आवश्यकता पर पड़ गया कि हमें विभिन्न अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर। आपको बता दें कि इससे हमें एग्जैक्ट डाटा प्राप्त हो जाता है कि हमारे कृषक क्षेत्र में कर्म कितने जैसे कि श्रमिक लगे हैं कृषक से। उद्योग क्षेत्र में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, कितना परसेंट योगदान हमारे जीडीपी में है, और साथ ही साथ सेवा क्षेत्र में कितने परसेंट जीडीपी योगदान है। ये सब चीज़ें हम भली भांति से जान सकते हैं इसके माध्यम से। विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। पहले कृषक अर्थव्यवस्था। दूसरा है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तीसरा है सेवा अर्थव्यवस्था। हमने वर्गीकरण कर दिया कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कृषक अर्थव्यवस्था वाला जो होता है राष्ट्र, वह राष्ट्र होता है जिसका 50% योगदान कृषि में होता है। यानी 50% जो जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का ही रहता है कृषक अर्थव्यवस्था में। यानी कि इसको अगर हम प्राइमरी इकोनॉमी बोल दें तो प्राइमरी इकोनॉमी का जो जीडीपी में योगदान जिस राष्ट्र में रहता है उस 50% से ज्यादा उसे हम कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में जिस भी किसी राष्ट्र में जीडीपी जो होती है उसमें अगर 50% औद्योगिक क्षेत्र का योगदान हो उसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस भी किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जो है योगदान अर्थव्यवस्था में हो 50% से ज्यादा जीडीपी में, उसको हम सेवा अर्थव्यवस्था बोलते हैं। आप सब जानते भी हैं क्योंकि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश रहा प्राचीन काल से। क्योंकि प्राचीन काल से हमने सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कृषि का प्रमाण मिलता है जो 900 लगभग की जो हम बोलते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से। तो आप वहाँ देखेंगे कि लेकिन जो स्पष्ट साक्ष्य मिलता है हमें 900 ईसा पूर्व से मिलता है कृषि हम करते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम चावल कपास की खेती बहुतायत मात्रा में करते हैं। हमारे कृषि का अमूल्य योगदान उस समय योगदान रहता है। इसके अलावा जो है औद्योगिक क्षेत्र का उतना योगदान तो नहीं रहता। औद्योगिक क्षेत्र हमें उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है 18वीं शताब्दी के पूर्व उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि
अगर हम बोले तो इसको हम अगर डिवाइड बोलेंगे, अभी बताएंगे सेवा क्षेत्र का इसका जो है, अगर हम देखेंगे सेवा क्षेत्र का, अगर हमें 2000 ईस्वी के बाद से देखें सेवा क्षेत्र में, जैसे जब से ऑनलाइन आया, जैसे कुरियर सेवा और जैसे कि डाक सेवा और यातायात परिवहन सेवा, संचार सेवा, कम्युनिकेशन सेवा, ये सब चीज़ें जो होती हैं सेवा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कृषक अर्थव्यवस्था के विषय में। कृषक अर्थव्यवस्था इसे हम बोलते हैं जिस अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 50% या उससे अधिक रहता है, उसे हम कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जिस भी किसी अर्थव्यवस्था में, जिस अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 50% या उससे अधिक रहता है, कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू कृषि क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में 50% या उससे अधिक रहता है, उसे हम कृषक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जैसे कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत था, हमारा भारत राष्ट्र था, उसमें हम उस समय हमारा कृषक अर्थव्यवस्था था, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में जीडीपी जो थी उसमें कृषि का योगदान ज़्यादा था, 50% या उससे ज़्यादा ही था। जो कृषि का हमें साक्ष्य मिलता है प्रमुख रूप से, जो हमारे कृषि ऐसे नहीं विकसित हो गए। कृषि जो है, कोई भी राष्ट्र होता है वह राष्ट्र पहले कृषि उत्पादक ही रहता है, यानी कि कृषि कार्यों में ही संलग्न रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है, जिस अनुसार डिमांड रहती है, उसकी मांग पूर्ति करने के लिए और रोजगार का सृजन करने के लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र की ओर उन्मुख होना पड़ता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र से उस जनसंख्या के अनुपात में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती है। अगर हम विकास क्रम देखें, जैसे कि अगर हम देश देखें, कृषि क्षेत्र का अगर हम विकास क्रम देखें, आप देखेंगे हमें पहले सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कृषि का साक्ष्य का पता चलता है, कृषक अर्थव्यवस्था का पता चलता है। उस समय मुख्य फसल चावल और कपास था। यानी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी जैसे पता चलता है कि भारत देश एक प्राचीन काल से सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही कृषक अर्थव्यवस्था
वाला ही राष्ट्र रहा है, जिसमें उस समय मुख्य फसल चावल और कपास था। चावल और कपास को हम राजस्व के रूप में देते, जैसे कि जो वहाँ प्रजातांत्रिक शासन थे, गणतंत्रात्मक शासन था, तो उसमें हम क्या करते थे, जो हमसे राजस्व वसूला रेवेन्यू, उसके रूप में हम चावल गेहूं देते थे, जिससे हमारे खेतों की सुरक्षा प्रदान की जाती थी और हमें जो सिंचाई की सुविधा और जो और तरह तरह के जो उसकी क्या नाम है, कीटनाशक दवाइयों की सुविधा, सब हमें मिलती थी उस समय। और इसके अलावा आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि फिर आप आएंगे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में आप आएंगे तो वहां ऋग्वेद के अच्छ सूक्त में एक वाक्य, एक ऋग्वेद के अच्छ सूक्त में कृषक अर्थव्यवस्था के विषय में लिखा गया है। लिखा गया है, जुआ मत खेलो, कृषि करो, और सम्मान से धन कमाओ। आप जब देखेंगे ऋग्वेद के अच्छ सूक्त में लिखा गया है, कृषक अर्थव्यवस्था विषय में विस्तार से वर्णन है। उसमें जुआ मत खेलो, कृषि करो और सम्मान के साथ धन कमाओ। अर्थात कहने का मतलब ऋग्वेद में आप जो सब जुआ खेलते, ताश खेलते हैं और तरह तरह के, और आप जो पासा फेंकने वाला खेलते हैं खेल, ये सब नहीं खेलना है। कृषि करो, कृषि मतलब खेती बाड़ी करो, खेती करने मतलब कि कृषि करने मतलब पशुपालन करो, कुक्कुट पालन करो, मुर्ग, और जैसे कि मत्स्य पालन करो, ये सब कार्य करो और उसके सम्मान के साथ धन कमाओ, यानी सम्मान से धन कमाओ। ये धन जो है उपयोगी होगा, आप इससे अपने परिवार की आजीविका भी चला पाएंगे, लेकिन जुआ खेल के आप अपने परिवार की आजीविका नहीं चला पाएंगे। इस समय ऋग्वेद में इतनी अच्छी बातें लिखी हुई थी। इस समय ऋग्वेद हमारे जो है कृषक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहा था। अब फिर उसके बाद आप एक और ग्रंथ धीरे धीरे और आएंगे, कृषक प्रासर। जैसे एक और बुक है कृषक प्रासर, बहुत ही है, ऋषि प्रासर की बुक है। उसके विषय में कृषक प्रासर में मिलता है, उसमें लिखा है तरह तरह की कृषियों का उल्लेख है, किस प्रकार की खेती में कृषि करना लाभदायक है और साथ ही साथ किस मौसम में कौन सा फसल किया जाए जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता का ह्रास ना हो। इसके अलावा यह भी हमें जानकारी मिलती है कि भूमि कितने प्रकार की होती है, जैसे उर्वरा भूमि, बंजर भूमि, ये सब हमें उसमें 12 प्रकार की भूमियों का वर्णन का भी पता चलता है हमें कृषि पराशर की बुक, कृषि पराशर में जो कृषि संबंधित ग्रंथ है। और साथ ही साथ यह भी मिलता है सिंचाई के साधन कैसे है, सिंचाई कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए सिंचाई आप कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको धान, आपकी जो हमारी भारतीय कृषि है मानसूनी आधारित कृषि बोली जाती है, कि यानी मानसून अच्छी हुई तो उस वर्ष कृषि अच्छी हुई, अगर मानसून अच्छा नहीं हुई तो कृषि नहीं हुई। लेकिन उस समय यह था कि सिंचाई पर जोर दिया, सिंचाई व्यवस्था अच्छी रहेगी तभी हमारी कृषि जो है अच्छा प्रतिफल मिलेगा, हमें परिणाम मिलेगा, अच्छा उत्पादन होगा। जैसे कि गेहूं धान सिंचाई, ये सब धान, गेहूं धान की अच्छे फसल उत्पादन होगा। इसलिए कृषि प्रासर, कृषि प्रासर ये ऋषि प्रासर की बुक है, ऋषि प्रासर की बुक है। इसमें लिखा गया है कृषि हमें संपत्ति और
मेधा प्रदान करती है। इसके अलावा कृषि मानव जीवन का आधार है। इसके विषय में जैसे कि हम बोलते हैं, जो कृषि होती है, कृषि हमें संपत्ति और मेधा प्रदान करती है। इसके अलावा कृषि जो है मानव जीवन का आधार है। आधार कहने से आशय यह है कि जैसे कि मान लीजिए जो कृषि है, कृषि के बिना हम जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। हम एक अच्छा जीवन जी नहीं सकते हैं कृषि के बिना, क्योंकि कृषि ही मानव जीवन का प्रमुख आधार है। इसके बिना कृषि से हमें क्या मिलता है? संपत्ति मिलती है। संपत्ति मतलब कि यदि हम कृषि करेंगे, हमारी कृषि अच्छी होगी, उसको हम फसलों को बेच करके पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ और उस पैसे के माध्यम से और हम अपने उपभोग की वस्तुएं खरीद पाएंगे। और इसके अलावा हमें ये विवेक भी प्रदान करती है, बुद्धि भी प्रदान करती है, और इसके अलावा यह मानव जीवन का आधार है। ऐसा कृषि पराशर में लिखा गया है, जो बहुत बढ़िया पुरानी बुक है कृषि से संबंधित, उसमें इसका हमें जिक्र मिलता है। और इसके अलावा जो कृषि का विकास है, और हम इसके अलावा देखते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल एक गोल्डन पीरियड है कृषि की दृष्टि से भी और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी। एक होता नहीं कि एकता के भाव अगर जो हमें आता है, अखंडता का भाव मौर्य काल में। मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र बुक है चाणक्य का, उसमें जिक्र है, उसमें जिक्र ये है जो कृषि होती है, कृषि को बढ़ाने के लिए, कृषि की फसल अच्छा नहीं पैदावारी हो रही है, उसकी मिट्टी की उर्वरता की जांच के लिए एक आधिकारिक नियुक्ति होती थी उस समय मौर्य काल में। और इसके अलावा यह भी जांच की जाती थी कि किस कारण से फसल अच्छी नहीं हो रही है। और इसके अलावा एक जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी एक आधिकारिक नियुक्ति होती थी। वो अधिकारी का काम ही था सिंचाई का प्रबंध करना। जैसे कि किसानों के लिए, खेती के लिए, जैसे कि नहर की फसल, जैसे कि नहर के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, कुएं के माध्यम से उनको क्या है, पानी को उपलब्ध कराना है किसानों के लिए। इसके लिए मौर्य काल में विशेष ध्यान दिया गया था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने विशेष जिक्र किया है इसके लिए, सिंचाई में, कृषि के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे मौर्य काल इसका जिक्र मिलता है, फिर धीरे धीरे हम कृषि आत्मनिर्भर हो जाते हैं अपने रूप। फिर हमारे यहाँ ब्रिटेन वाले भी जैसे कि आते हैं, और ब्रिटेन का उपनिवेशिक भी रहते हैं, औपनिवेशिक भी रहते हैं। इसके अलावा जो कृषि का जो हमें मूलभूत विकास दिखता है स्वतंत्रता के बाद दिखता है, कृषि में हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं कि यानी कि हम अपना पेट तो पालते ही हैं, स्वयं और दूसरों को भी देने लगते हैं। कब होता है? 1960 में हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या हुआ? 1966 में HYV हाइब्रिड वैरायटी के बीजों का उपयोग किया जाने लगा, जो उत्पादकता की दृष्टि से बहुत ही अच्छे थे। वह कम ही हेक्टेयर की भूमि में अच्छे उत्पादक थे, जिसमें ये फसलें सफल हुई। गेहूं और धान की फसलें सफल हुई, जहां आपका सर्वप्रमुख पंजाब राज्य और आपका उत्तर प्रदेश, ये सब समृद्ध बने इससे, हरित क्रांति का लाभ उठा। लेकिन ये नकारात्मक परिणाम मोटे अनाजों पर पड़ा, जो जौ, बाजरा और इसके अलावा जो कपास के पौधे हैं उन सबके ऊपर नकारात्मक मिला, और जो चारे वाला पौधा है। लेकिन जब से हरित क्रांति आई, हरित क्रांति से न केवल हम आत्मनिर्भर हुए, बल्कि
और जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं अनाज के माध्यम से। जैसे श्रीलंका में अभी क्राइसिस आया था, उस समय हमने श्रीलंका में अनाज भेजा, यूक्रेन में भेजा, गेहूं भेजा, ये सब चीजें हम कर रहे हैं, हरित क्रांति के बाद से ही किए। एक बहुत सुंदर सा जिक्र मिलता है, आप कभी देखिएगा, बहुत सुंदर सा जिक्र है। जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है कृषक आधारित ही अर्थव्यवस्था थी, लेकिन एक उसका सुंदर चलचित्र वर्णन मिलता है। आप कभी, आपको बता दें कि हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, उनको बोलते हैं कि एम स्वामीनाथन बोले जाते हैं हरित क्रांति के जनक। जो हरित क्रांति शब्द वो है, वो कोई विलियम गेट थे, अमेरिका के थे, उन्होंने शब्द दिया। नॉर्मन बोरलॉग जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पिता बोले जाते हैं, राष्ट्रीय नॉर्मन बोरलॉग। आप ध्यान देंगे कि आप सोचिए, आप रामायण के समय कितना अच्छी थी, रामायण के समय में भी कृषि आधारित थी, क्योंकि कृषि वहाँ की कृषि के विषय में तो ऐसा मिलता है, वहाँ की कृषि जो है आपकी कृषि की तुलना में बहुत उन्नत थी, क्योंकि वहाँ के पास अधिशेष एक सरप्लस वाला कंसेप्ट मिलता है। वहाँ पर ये रहता था, ऐसा वर्णन मिलता, अगर हम वहाँ अगर 10 साल सूखा भी पड़ जाता था राम राज्य में, तो वो इतना अधिशेष करके सरप्लस करके रखते थे, वो 20 साल तक अपने राज्य की संचालन कर सकते हैं, भूखमरी कोई समस्या नहीं थी। आप पूरे भारत में देखेंगे, और इसके अलावा आप यहाँ जाएंगे भी, आप जैसे इसका सुंदर जिक्र इसका मिलता है। आप कभी पंपा सरोवर जाएंगे, पंपा सरोवर वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक का, बहुत सुंदर सा क्षेत्र है, वो भी कृषि है। वहाँ जो है आसपास जो उसके किसान हैं, वहाँ जो सुंदर सुंदर दृश्य है, और वहाँ जो कृषि करने वाली पद्धतियाँ हैं, उसके ऊपर जो पर्व हैं, आपको देखकर अचंभित होगा। वो रामायण काल में भी थी। आपको बताते इसका एक जिक्र मिलता है आपको सुंदरकांड में, जब हनुमान राम की मिलन होता है पहली बार, उसमें जिक्र ये है, राम भगवान जैसे पंपा सरोवर के पास अपनी चरण रखते हैं, वैसे ही वहाँ आसपास के जो दृश्य को देखकर मुग्ध मोहित हो जाते हैं। वहाँ आसपास जो थे पशु पक्षी चहचहा रहे थे, और साथ ही जो फल हैं, फल पक गए थे और पक कर डालियों से लटक रहे थे, और इसके अलावा जो कमल है खिल रहे हैं। तो वैसा वो कल्पना करते हैं, काश अगर मेरे साथ सीता होती, इस दृश्य को देखकर कितना ही खुश होती। और साथ ही साथ इसके अलावा पंपा सरोवर के आसपास जो लोग कृषि करने वाले थे, उसको लहराती फसल को देखकर राम भगवान मुग्ध मोहित हो जाते हैं। वो उनके मन में यह कल्पना करने लगते हैं सीता को लेकर, काश सीता हमारे साथ होती, मैं सीता के साथ यहीं पर रह जाता, यहीं ही रमण करता, और सीता के साथ। इतना सुंदर सुंदर भव्य हमें वर्णन मिलता है। और इसके अलावा आपको बता दें, राम भगवान सीता माता को लेकर इतना व्यथित हो जाते हैं उस समय। फिर लक्ष्मण बोलते हैं, भैया आप दिक्कत मत लीजिए, आप तो धैर्यवान हैं, आपका तो धैर्य तो हिमालय पर्वत की भांति अडिग है, आप फिर धीरज कैसे रख रहे हैं। तब श्री राम बोलते हैं कि लक्ष्मण, हे सौमित्र, मुझे दुख इस बात का है, मैं तो यहाँ ठीक हूँ, लेकिन सीता बिन पानी की मछली की भांति है, वह कैसे उस विरह की अग्नि को झेल रही होगी। मैं इसको सोचकर इस विषय में चिंतित हो रहा हूँ। अब उनकी व्यथा देखिए, कितना बढ़िया सुंदर सा वर्णन मिलता है। अब हम जानते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था के विषय में। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, देखिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ, विकास का औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए परिभाषा जान लेते हैं। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का परिभाषा ये है, जैसे मान लीजिए जिस भी राष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 50% या उससे ज़्यादा हो, उसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जिस भी किसी राष्ट्र में
औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में 50% या उससे अधिक हो, उसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहने का मतलब है जिस भी किसी राष्ट्र में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी है उसमें 50% या उससे अधिक हो तो उसे हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे आप ब्रिटेन में जाएंगे, आपको बताते हैं औद्योगिक क्षेत्र कैसे विकास हुआ। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास का माना जाता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी अगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि 1750 और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध बोल रहे हैं तो समझ लीजिए 1850 के बीच ही लगभग इसका विकास हुआ। यानी कि 1750 से लेकर 1850 के बीच में ब्रिटेन में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का। इसीलिए अब आपके मन में प्रश्न हुआ, ये औद्योगिक क्षेत्र का जो विकास हुआ क्रम हुआ ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने बहुत सारे कंट्रियों को अपना उपनिवेश बना चुका था, उससे कच्चे माल की सुलभता अच्छे से प्राप्ति हो जा सकती, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसका भौगोलिक वातावरण ऐसा था और इसके अलावा उसकी जो थी थोड़ा ठंडा प्रदेश था, इसलिए वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये सब मिल गया, सब चीज़ें मिल गई। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ पुनर्जागरण चल रहा था, फिर से जागना यूरोप में, जैसे कि पुरातन संस्कृतियाँ थी जो उसमें बुराइयाँ थी उसको उजागर किया जा रहा था। रूसो, वाल्टेयर जैसे दार्शनिक समाज सुधारक वो बोल रहे थे मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो जो है मोह माया धार्मिक कांड से एकदम जकड़ा हुआ है। रूसो ये सब चीज वाक्य बोल रहे थे। इस समय सामाजिक चेतना अपने स्तर पर थी। तो उस समय जेम्स वाट आते हैं जो भाप का इंजन का आविष्कार करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन जो है बल्ब का आविष्कार करते हैं, गुटेनबर्ग छापे खाने का आविष्कार करते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ विकास की योग शुरू हो जाता है। विकास के पास सबसे पहले ब्रिटेन में जो है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में योगदान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की जो आपूर्ति हो, कच्चे माल हमारे भारत से लिए जाता, जो कपास वगैरह था हमारे भारत से जाता था वहाँ और ब्रिटेन में वस्त्र बनते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो वस्त्र बनते तो हमारे भारत में आते थे। इसीलिए हमारे भारत में कहा जाता है सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योगों का या कुटीर उद्योगों का पतन हो जाता है, इन्हीं सब के कारण हो जाता है। अभी तो वर्तमान में देखेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है 31% के आसपास है, योगदान जो भारत में है औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्षेत्र का। आप ब्रिटेन में भी देखेंगे कि ब्रिटेन में देखेंगे जब उद्योग लोग विकसित हो जाते हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र आता है, रेलवे बनता है, रेलवे बन जाता है तो रेलवे एक दूसरे से फिर बातचीत शुरू हो जाता है, कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। जैसे कि कोई पहले किसी के घर 400 किलोमीटर था, वहां जाने में समय लगता था, लेकिन रेलवे के आने से क्या हुआ 400 किलोमीटर दूरी जो है आराम से 6-7-8 घंटे में उस समय जाकर आराम से चले जाते थे। ऐसा तो कम्युनिकेशन स्किल भी स्थापित हुआ। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे जो हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, यानी कि औद्योगिक जो अर्थव्यवस्था का विकास, जो एक प्रश्न उठता है इसका सामाजिक क्या रहा, राजनीतिक योगदान क्या रहा, धार्मिक योगदान क्या रहा। तो आपको बता दें कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का जो धार्मिक योगदान ये रहा कि
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, तो इससे हुआ जो धार्मिक क्षेत्र में जो पादरी लोग थे उनका धंधा चौपट हो गया। अर्थात इसलिए चौपट हो गया क्योंकि लोग अब इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए पढ़ने लिखने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री में पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन को चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति जाने लगे। जब पढ़े लिखे व्यक्ति शहर में जाते थे, शहर में इंडस्ट्री रहती थी, और शहर के बगल जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, वहाँ जैसे कि तर्क और विवेक और दर्शन पर चर्चा होने लगता था। ये सब चीज़ें, जिससे धर्म जो होता है पाखंड था उसके विषय चर्चा होती थी। धर्म की जो खराब थी कुरीतियाँ थी उसको छाट के निकाल दिया गया। इसके अलावा हमारे राजनीतिक सामाजिक चेतना का अभाव, सामाजिक चेतना बढ़ी, क्योंकि उस समय स्त्रियों के अधिकार भी मांग होने लगी, स्त्रियां भी अपने अधिकारों पर सजग हो गई, स्त्रियों की मांग भी हो गई, भाई स्त्रियां ही क्यों इंडस्ट्री में क्यों नहीं जॉब कर सकती है, बाहर क्यों नहीं जॉब कर, घर में ही क्यों बैठी रहे। सब उस समय ब्रिटेन में मांग होने लगी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र यानी कि वो सभी भी, जैसे कि अभी भी आप देखेंगे ब्रिटेन में, अगर भारत को हम कहा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र वाला राष्ट्र नहीं कहता, लेकिन ब्रिटेन को, जर्मनी, फ्रांस को जा सकता है। वहाँ पर 50% या उससे अधिक का योगदान है औद्योगिक क्षेत्र में। फिर एक और हम चर्चा कर लेते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था के बाद, सेवा क्षेत्र, सेवा अर्थव्यवस्था। सेवा अर्थव्यवस्था सेवा अर्थव्यवस्था पहले नंबर क्या है, जिस भी किसी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 50% या उससे अधिक उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जिस भी किसी अर्थव्यवस्था में, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जैसे कि मान लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र वाला अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत की जीडीपी में योगदान सेवा क्षेत्र का इस समय 53.66% योगदान है। इस समय इंडिया हमारा जो सेवा क्षेत्र वाला है, सब ज्यादा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो सेवा क्षेत्र से क्या है, जिस भी किसी राष्ट्र में सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 50% या उससे अधिक हो, उसे हम सेवा अर्थव्यवस्था बोलते हैं, सेवा क्षेत्र वाला अर्थव्यवस्था, या बोलते हैं सर्विस इकोनॉमी। तो इसका आशय ये है, आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए भारत क्या है, एजुकेशन सेक्टर में बायजू आप देख रहे हैं, और इसके अलावा अनअकैडमी, ये सब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में वैश्विक स्तर पर अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे बीपीओ हो गए, जिसे बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और उसके अलावा जो हमारे और सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनियां जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इंफोसिस हो गई, ये सब सेवा क्षेत्र में ही योगदान दे रही हैं। हमारा एमटीएनएल हो गया, और हमारा संचार क्षेत्र हो गया। जैसे हम संचार क्षेत्र मतलब जो है, हम कम दाम पर ही रॉकेट को या यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में कर रहे हैं, या तो पृथ्वी कक्षा क्षेत्र में ही वो कर रहे हैं, यानी कि प्रक्षेपास्त्र यानी पोलर से पीएसएलवी के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें हम कम दाम में रॉकेटों को कम देशों से, जैसे मान लीजिए कोई देश हो, जैसे ब्राज़ील कंट्री को यदि अपने रॉकेट को ध्रुवीय कक्षा में छोड़ना हुआ, तो भारत से संपर्क, भारत जो है
उसकी लाख सस्ता पड़ता है, लोग भारत की ओर उन्मुख करते हैं। ये सब चीज़ें हैं हमारे सेवा क्षेत्र में। आप ये भी देखेंगे कि सेवा क्षेत्र में इसका भी योगदान, जो तरह तरह की नृत्यांगनाएं आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सेवा क्षेत्र में ही योगदान दे रही हैं। सेवा क्षेत्र के जैसे कि नूरा फतेही हो गई, और साथ ही साथ पाकिस्तानी सिंगर थे जो राहत फ़तेह अली खान, फवाद खान एक्टर, ये सब थे। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। नूरा फतेही देखिए सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जीडीपी कितना योगदान दे रही हैं, लेकिन उनके डांस को लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें पसंद किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें होती है सेवा क्षेत्र में। ठीक है, धन्यवाद। कल हम चर्चा करते हैं कि जैसे कि देशों के आधार पर बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है।